अच्छा, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कैटालिसिस। तो कैटलिस्ट क्या होता है सभी को पता है, सब्सटेंस which alter rate of chemical reaction itself does not change chemically or quantitatively. It may change in physical state before and after the reaction, है ना। ये सभी को पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेस, तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है इतना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। बट व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 is added as a catalyst, so the temperature requirement reduces. That's how it affects rate और chemical reaction basically. कैटालिसिस जो है वो दो टाइप से है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस जो है वो आई थिंक सभी को पता चल गया होगा क्या होता है। तो होमोजीनियस में क्या होता है, सारे के सारे एक ही फेज में होते हैं, योर कैटलिस्ट एंड योर स्पीशीज इन्वॉल्विंग इन केमिकल रिएक्शन। हेट्रोजीनियस में अलग अलग फेज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे SO2 O2 SO3 गैस, NO गैस, लिक्विड मतलब एक्वस फेज, ये भी लिक्विड एक्वस फेज बेसिकली, एक्वस सॉल्यूशन फेज बेसिकली अपन बोल सकते हैं। वेयर एज हेट्रोजीनियस में जैसे गैस है, ये सॉलिड है, गैस सॉलिड, देख रहे हो? बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? Yes, sir. No, sir. बहुत सिंपल है वैसे। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाम से पता चल रहा है, पॉजिटिव का मतलब रेट बढ़ाएगा, नेगेटिव का मतलब रेट कम करेगा। अब ध्यान रखना कि जनरली whenever we say catalyst we always think that it will increase rate of reaction। इस चैप्टर के अलावा बाकी किसी भी चैप्टर में ये अप्लाई होता है, हाँ, क्योंकि हम उसी के बारे में पढ़ता है जो रेट बढ़ाता है। बट नेगेटिव कैटलिस्ट ऑल्सो देयर। इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कंसिडर लेके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कैटलिस्ट को ही अलग से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Fe जो है, जो हेबर्स प्रोसेस है, उसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट है, वेयर एज इथाइल अल्कोहल इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट। इनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं और इनको इनहिबिटर्स बोलते हैं बेसिकली। सिंपल, कोई डाउट अभी तक? नो सर। अच्छा, कुछ और टर्म्स भी हैं। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो जो है उसका मतलब ही क्या है, अपने आप हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, देयर आर सम रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट। जैसे ही प्रोडक्ट थोड़ा सा बनना स्टार्ट करेगा, वैसे ही वो रिएक्शन का रेट फास्ट कर देगा और बहुत जल्दी सारे के सारे प्रोडक्ट्स बना देगा। तो उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटलिसिस प्रोसेस। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स इटसेल्फ, ये रिएक्टेंट्स नहीं आएगा, रिएक्शन itself act as catalyst in initial stages. The reaction is slow, but soon as products comes into existence, rate increases। ग्राफ भी बना है इसका, परसेंटेज इन स्टार्टिंग में बहुत कम है और उसके बाद बढ़ रहा है, जैसे ये वाला है। इसमें तुम्हारा ये एसिड जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वैसे तो तुम्हारा हम अलग से एसिड डालते हैं, वो भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बट ये भी करता है, एसिडिक एसिड। बोलो यहाँ सर तक कोई डाउट? हाँ हाँ बोलो। सर, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रेट ज्यादा बढ़ गया है कि कम हो गया है, मतलब कंपैरिजन में? किससे कंपेयर कर रहे हो? सर क्योंकि कैटलिस्ट तो मतलब ओरिजिनल जो रिएक्शन है उसका रेट बढ़ाता है। हाँ, तो और किसका यहाँ पे बढ़ाएगा? तो सर, यहाँ पे तो रेट तो पहले से डिफाइंड होगा ना। रेट पहले से डिफाइन कैसे होता है?
मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि किसी भी रिएक्शन का एक कोई फिक्स्ड रेट होता होगा, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता अच्छा, तुम बोल रहे हो कि जनरली जो एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है वो वाला रेट, राइट? है। यस सर। हाँ, तो आगे? सर तो वो रेट तो हमेशा वैसा ही रहेगा, क्या हम CH3 COH ज्यादा ऐड करते हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो बनता है ना, प्रोडक्ट बनता है, तो वो तो रिएक्शन वैसे ही है ना, मतलब उसमें हम एक्स्ट्रा ऐड थोड़ी कर रहे हैं। और ये जो है H प्लस इन जनरल ऐड किया ही जाता है ना, तुमने देखा होगा हमेशा ही। और ये हमने एग्जाम्पल भी कराया केमिकल काइनेटिक्स में, H प्लस एज ए कैटलिस्ट। तो वो जो बेसिकली क्या है ना, ये तुम्हारा जो एसिडिक एसिड बन रहा है, ये क्या है, सोल्यूशन फेज में। तो एसिडिक एसिड जो है वो क्या होगा, टूट रहा होगा ना, और वो भी H प्लस बना रहा होगा। तो बेसिकली तुम्हारा जो H प्लस है वो तुम्हारा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो इससे मान लो, देखो ज्यादा फर्क तो इससे पड़ेगा, इससे बहुत कम फर्क पड़ेगा, इसीलिए हम H प्लस ओके। को सेपरेटली ऐड करते हैं। ये तो बस इसको वो करने के लिए, ऑटो कैटलिस्ट का एक एग्जांपल देने के लिए है कि इस तरीके से भी होता है, बट बहुत ओके। ज्यादा रिएक्शन नहीं होती है मतलब। नेक्स्ट है इंड्यूस कैटलिस्ट। इंड्यूस कैटलिसिस में बेसिकली नाम से पता चल रहा है इंडक्शन हो रहा है, मतलब एक रिएक्शन जो है वो दूसरी रिएक्शन को क्या कर रही है, उसका रेट बढ़ा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एयर इज प्लेस्ड, किसमें, सोडियम आर्सेनाइड एंड सोडियम सल्फाइड, तो तुम्हारे पास क्या है, दो मिक्सचर है, ए और प्लस बी। तुमने क्या किया, इसमें O2 ऐड कर दिया। अब क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो इंड्यूसेस ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड, मतलब इसका ऑक्सीडेशन जो है वो इसको, इसके ऑक्सीडेशन को स्टार्ट कर देता है। बट मान लो अगर हम यहाँ पे ए ही रखते और O2 ऐड करते, तब नहीं होता, ये बस यहाँ पे ही हो रहा है, मतलब अकेले आइसोलेटेड फेज में होता। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ रिएक्शन इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ अदर रिएक्शन which does not occur when isolated, it acts as induced catalysis। बोलो, ये इंड्यूस कैटलिस्ट समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट हो तो बोलो। यस। किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। सर कैसे रेट बढ़ाया, मतलब मैं रेट मतलब बेसिकली क्या है, एक रिएक्शन जो है जब अकेली थी, मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हेन अ रिएक्शन इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ अदर रिएक्शन, जैसे मान लो दो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ए और बी। जब ए अकेला था और हमने O2 ऐड किया तो ये रिएक्शन नहीं हुई, बट जब हमने ए बी मिक्सचर में O2 ऐड किया तो इसका ऑक्सीडेशन जो है वो इसके ऑक्सीडेशन को इंड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस कैटलिसिस। एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन को इंड्यूस कर रही है, उसकी रेट बढ़ा रही है ओके basically। सर, हाँ सर समझ गया। सर मतलब वो बी और ओ का जो वो प्रोडक्ट होगा उसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है या फिर वो प्रोसेस की वजह से? उस प्रोसेस की वजह से basically। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिसिस। देखो ये सब पूरा कैटलिस्ट वाला पार्ट जो है ना, पूरा का पूरा थियोरी है, और उसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते। मेन इस चैप्टर का जो थोड़ा सा थियोरिटिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट जो है वो कॉलोइड है। डिफिकल्ट तो क्या है, वहां पे मतलब तुमको कंफ्यूज कर सकता है एडवांस के एग्जाम में। मेंस का एग्जाम तो बहुत ही सिंपल आता है सरफेस केमिस्ट्री का। तो कैटालिसिस में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, catalyst remains unchanged in mass and chemical composition at the end of reaction।
सभी को पता है द कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन, इनिशिएट नहीं करता है। कैटलिस्ट कैन चेंज Kb Kf rate but K equilibrium always remains constant। रेट वगैरह को चेंज कर सकता है बट K इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता। K इक्विलिब्रियम को कौन चेंज कर सकता है? सर कौन सी? टेम्परेचर टेम्परेचर बस। प्रेशर ओनली नहीं, प्रेशर वेशर कहाँ से आ गया भैया? ओनली टेम्परेचर है, उसके पास ही पावर है, और किसी के पास कोई पावर नहीं है K इक्विलिब्रियम चेंज करने की। सर लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर नहीं, वो बात अलग है, वो बात अलग है कि प्रेशर से टेम्परेचर मेरा इन्फ्लुएंस हो रहा है तो ठीक है। टेम्परेचर ही है, मतलब टेम्परेचर का ही रिलेशन है वहां पे, log T2/T1 वाला जो है, सो log K2/K1 वाला। प्रेशर बढ़ेगा तो हम कभी नहीं बोल सकते कुछ भी, टेम्परेचर उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा तभी हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के बारे में। नेक्स्ट है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज नीडेड फॉर रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, सम ग्राम ऑफ कैटलिस्ट फॉर 1000 kgs ऑफ रिएक्टेंट्स। इतना ज्यादा इसका स्पेसिफिसिटी होता है, स्पेसिफिसिटी नहीं, इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे, एफिशिएंट, इतना ज्यादा एफिशिएंट होता है। हाँ, फाइनली डिवाइडेड स्टेट ऑफ कैटलिस्ट, ऑब्वियसली उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा अगर वो डिवाइडेड फॉर्म में होगा तो ज्यादा एफिशिएंट होगा। A catalyst cannot change enthalpy, entropy and free energy। ध्यान रखना, देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकते हैं, और स्पेशली बहुत ज्यादा चांस हैं जेई मेंस में भी और जेई एडवांस दोनों में, मल्टीपल करेक्ट में आ सकते हैं एडवांस में। तो तुम्हें सारे स्टेटमेंट जो है ना वो पता होना चाहिए। और जो है क्या नाम है, जेई मेंस के लिए तो एनसीईआरटी में जितना है उतना सफिशिएंट है, बट जेई एडवांस के लिए नोट्स और एनसीईआरटी दोनों ही होना चाहिए। वैसे तो सरफेस केमिस्ट्री में और भी चीजें एडेड होंगी जब हम पैकेज डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं जो पैकेज के कंटेंट में भी नहीं है बट क्वेश्चंस में है, स्टेटमेंट्स वगैरह में है, कुछ कुछ चीजें एडेड। लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने स्टूडेंट्स के साथ, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना इस चैप्टर के बाद में, मान लो कुछ चीजें ऐड करनी हो, और वैसा तुम्हें हर एक चैप्टर के लिए करना चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसकी थियरी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद 2-3 पेजेस एटलीस्ट छोड़ दिया कर, कोई नई इंफॉर्मेशन आई तो उसी के साथ ऐड हो गई। एनीवे, नेक्स्ट है कैटलिस्ट हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन इट्स एक्टिविटी इज मैक्सिमम, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए ये वाला पॉइंट। बोलो किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो। नो देखो ये किसी बच्चे ने बनाए थे लास्ट ईयर, तुम्हारे सीनियर्स में से, उसके कितने अच्छे नोट्स हैं, है ना। देख रहे हो कितने अच्छे नोट्स, उसने एनसीईआरटी की पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं बीच बीच में, और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। नोट्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है प्रमोटर। अच्छा यहाँ पे क्या है, प्रमोटर ही लिखा हुआ है क्या? एक पॉइजन भी होता है, चलो बता दूंगा मैं। प्रमोटर क्या करता है, जैसे N2+3s2 है, आयरन क्या है, इज ए कैटलिस्ट। मॉलिब्डेनम क्या कर रहा है ना, वो इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा है, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सब्सटेंस which though itself not a catalyst
but promotes the activity of catalyst is called as promoter. So Haber's process में तुम्हारा MO promoter का काम कर रहा है और आयरन जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, आयरन जो है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। इसमें एक पॉइजन होता है, पॉइजन का स्पेलिंग सही है क्या? Yes, yes. यस सर। तो ये क्या करता है, डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये हमने पढ़ा हुआ है अगर याद हो तो, एल्कीन वाले चैप्टर में, एल्कीन एल्काइन वाले में। तो इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा एल्काइन है C2H2, You अगर did not. तुम उसे नॉर्मल उससे हाइड्रोजनेशन करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू इथेन, है ना। तुम्हें इसे इथीन में रोकना है तो यू हैव टू पॉइजन द कैटलिस्ट। Paradise charcoal. तो इसमें तुम क्या ऐड करते हो, पैलिब्डेनम, सॉरी प्लैट, पैलेडियम। Sir, paradise PDBSO4, charcoal used. ये था ना लिंडार्स कैटलिस्ट। और Na लिक्विड NH3, ये किसके लिए, बर्च रिडक्शन के लिए। दोनों में क्या डिफरेंस होता था याद हो तो, ये क्या करता था, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता था और ये किस में करता था, ट्रांस एल्कीन में। तो देखो वो क्या कर रहा है, ये पॉइजन की तरह काम कर रहा है, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं सो दैट वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट ना हो जाए, वो इथेन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, पॉइजन का। बोलो ये वाली बात समझ में आए कि नहीं? सर Yes. तो इसमें रिएक्शन चेंज नहीं हो गया? तुम बोल रहे हो प्रोडक्ट चेंज हो गया, हाँ प्रोडक्ट चेंज हो गया, तो रिएक्शन ही अलग है ना। ओके। तो यहाँ पे बनेगा C2H4, यहाँ पे पहले रुक गया प्रोसेस। यहाँ पे भी कैसे होता है, पहले C2H4 बनता है उसके बाद में C2H6 बनता है। यस सर। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। देखो ये एनसीईआरटी की पॉइंट्स लिखे हुए हैं बहुत अच्छे से। एक बार इन की पॉइंट्स को पढ़ो, मैं 1 मिनट में होता हूँ बस।
अच्छा, अभी कुछ एग्जांपल दिए हुए कैटलिसिस के। जैसे KClO3 वाला तो हमने देख ही लिया था, प्रमोटर वाला भी देख लिया था, होमोजेनियस कैटलिसिस भी देख लिया था, सारे देख ही लिए। हाँ, नेक्स्ट आता है एक्टिविटी। द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट depend upon the strength of chemisorption. The reactant must get strongly adsorbed on catalyst to become active. जैसे मान लो तुम्हारा प्लैटिनम था, याद हो तो, है ना? तो इस पे एड्सॉर्प्शन जो है ना वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब स्ट्रांगली अटैच होना चाहिए, और नॉट टू मच अटैच, मतलब बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना कि वो छोड़ने को तैयार नहीं है, मतलब ठीक ठाक तरीके से अटैच होना चाहिए, तब जाके वो तुम्हारा जो कैटलिस्ट है वो एक्टिव होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एक्टिविटी ऑफ catalyst depends upon strength of chemisorption. The reactant must get strongly adsorbed on catalyst to become active. In hydrogenation reaction, activity increases from group 5 to group 9 लिखा होना चाहिए। मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो 7 to 9 के लिए होती है। ग्रुप 7 to 9, ग्रुप 7 to 9 में क्या क्या आता है तुम्हारा? ये निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये कौन से ग्रुप में आता है? 8th ग्रुप में आता है। नहीं नहीं, 2 10 7 ग्रुप में आता है। तो निकेल पैलेडियम प्लैटिनम तो 10 11 12 10th ग्रुप में आता है। इससे पहले क्या आता है? कोबाल्ट, रहोडियम, इरिडियम सर। इरिडियम इरिडियम। इससे पहले आयरन, आयरन के और नीचे रुथेनियम ऑस्मियम, RU ना। यस ये 9th हो गया, ये 8 हो गया। सेवन टू नाइन एलिमेंट में हाइड्रोजनेशन के लिए तो पैलेडियम, प्लैटिनम ही ज्यादा होता है। ये ऐसा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है।
अच्छा सॉरी ये मेरी गलती है। इन्होंने जो है मैक्सिमम एक्टिविटी जो है हाइड्रोजनेशन के लिए नहीं लिखी हुई है, सॉरी। ये हाइड्रोजनेशन का अलग पार्ट है और ये अलग, तो ये ट्रू ही स्टेटमेंट है। हाइड्रोजनेशन के लिए जो है 5 to 11 है। तो ये 11 है। हाइड्रोजनेशन के लिए ये लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, और ये मैक्सिमम एक्टिविटी 7 to 9 के लिए है। ये ध्यान रख लेना, ये वाला पॉइंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज इट्स एक्टिविटी टू डायरेक्ट एबिलिटी टू डायरेक्ट a reaction to yield a particular product selectively। जैसे मान लो कार्बोनिल में तुम H2 ऐड कर रहे हो और निकल की प्रेजेंस में यू आर गेटिंग मीथेन, बट सेम रिएक्शन में इफ यू आर एडिंग दिस कैटलिस्ट तो तुमको क्या मिल रहा है, मिथेनॉल। इफ यू आर एडिंग कॉपर तो तुम्हें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। तो ये सेलेक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस किसी को कोई डाउट है तो बोलो यहां तक। अब देखो एक एड्सॉर्प्शन थ्योरी है जो कि बहुत सिंपल है, बस उसे एलेबरेटेड फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखवाया था। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस 5 स्टेप में। पहला तो क्या है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये तुम्हारा कैटलिस्ट है, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है, रिएक्टेंट आ रहा है। फिर रिएक्टेंट क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है। कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, तो यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है आके चिपक गए दूसरे स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट बन गया है देखो थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, ये डिसॉर्प्शन हो रहा है, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस सो दैट सरफेस इज अवेलेबल अगेन फॉर द रिएक्शन। तो तुम्हारा ये क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन हो रहा है, देख रहे हो। अब हमारा कैटलिस्ट कोई काम का नहीं है, तो प्रोडक्ट जो है वो डिफ्यूज हो रहा है। बोलो ये 5 स्टेप बहुत सिंपल हैं। रिएक्टेंट जो है वो सरफेस पे आ रहा है, फिर चिपक रहा है, फिर इंटरमीडिएट बना रहा है, फिर प्रोडक्ट बना रहा है डिसॉर्प्शन से, और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो बाहर जा रहा है, बस। यस सर। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस ऑफ जियोलाइट। तो जियोलाइट्स जो होते हैं वो गुड शेप सेलेक्टिव होते हैं। पहले तो इनके मतलब बता देता हूँ। The catalytic reaction that depends on the pore structure of catalyst and size of reactant and product molecules is called shape selective catalyst। कि उनका शेप कैसा है और
उसमें जो है कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें पोर साइज क्या है रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। जियोलाइट्स क्या होते हैं? दे आर गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट ड्यू टू इट्स हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो जियोलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। Zeolites are microporous aluminosilicate with 3D network that form ALOSI framework। अगर याद हो तो ये हमने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जियोलाइट्स के बारे में याद है? यस सर पढ़ा। They are widely used in petrochemical industries for cracking hydrocarbon। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन हमने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एल्केन में। अच्छा, यहाँ पे ZSM5 जो है एक जियोलाइट होता है, इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट वैसे कि कॉन्सेप्ट वाइज, बट जैसे ये पूछ सकते हैं तुमको, ये पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। इंफॉर्मेटिव जो है ना वो क्वेश्चन आ सकता है इस पे। बोलो कोई डाउट है क्या? नो सर। नेक्स्ट है एंजाइम कैटालिसिस। इसमें क्या लिखा हुआ है? एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एलिमेंट्स। एंजाइम्स के बारे में सभी को पता है क्या होते हैं। नो, एंजाइम्स यस सर। आर प्रोटीन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, काफी ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है। They catalyze biochemical reactions, are very effective catalyst, also called as biochemical catalyst। ठीक है। Now examples of enzymes हम लोग देखते हैं। जैसे तुम्हारा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, तो उसमें इन्वर्टेज जो है वो किसका काम करता है? एंजाइम कैटलिस्ट का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, conversion of glucose into ethyl alcohol, conversion of starch into maltose, conversion of maltose into glucose, milk into curd। और इनके बारे में बताया, देखो यहाँ पे हर एक रिएक्शन के लिए, जैसे इन्वर्टेज है, जाइमेज ग्लूकोज के लिए होता है, डायटेज स्टार्च, माल्टोज जो है वो माल्टोज से ग्लूकोज में, यूरिएज यूरिया के डिकम्पोजिशन के लिए, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना? तो ये पता होना चाहिए इन सब के बारे में। ये वाला जो रिएक्शन है ना, पता होना चाहिए रिएक्शन। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? नो सर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। दे आर हाईली एफिशिएंट, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। जो हम नॉर्मल कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, हम बोल रहे थे ग्राम्स में यूज करके 1000 kgs ऑफ रिएक्टेंट के लिए, इनको ग्राम में भी यूज करने की जरूरत नहीं है, ये उससे भी कम में हो जाता है। हाईली स्पेसिफिक, ऐसा नहीं हुआ कि एक एंजाइम जो है वो 3 रिएक्शन के लिए यूज हो रहा है, एक एंजाइम जो है वो एक ही रिएक्शन के लिए यूज होता है। दे आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसमें काफी एक्टिव रहते हैं, ऑप्टिमम पीएच पे भी काफी एक्टिव रहते हैं। एक्टिविटी इंक्रीजेस, जैसे वहां पे कैटलिस्ट में प्रमोटर था, यहाँ पे एक्टिवेटर है एंड कोएंजाइम है।
और जैसे वहां पे पॉइजन था तो यहाँ पे इनहिबिटर्स एंड पॉइजन है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे एक्टिविटी डिक्रीजेस। बोलो कोई डाउट है? नो सर। No, sir. ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। Now there are number of cavities on the surface of enzyme. These cavities possesses active groups like NH2, COH, SH, thiol, OH. When the reactant molecule bind at the active site, a chemical change is initiated and active complex is formed. Now the mechanism of this is somewhat like catalyst का mechanism, क्योंकि ये भी catalyst ही है but ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक्टिवली होता है और फास्ट होता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब एक्टिव साइट को बाइंड करता है तो केमिकल चेंज इनिशिएट हो जाता है एंड एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसे वहां पे मैंने इंटरमीडिएट बनाया था, विच डिकम्पोजेस टू यील्ड प्रोडक्ट। सेम ही मैकेनिज्म है जो पहले बताया है, बस वर्ड्स को अलग तरीके से फॉर्म कर दिया गया, सेंटेंस को अलग तरीके से फॉर्म कर दिया गया। In most of the cases, the substrate bind to the active site through intermolecular forces be like, अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे वैसा नहीं होता है, डाइपोल फोर्सेस, अदर वीक इंटरेक्शन फोर्सेस। बस ये है इसमें मेन जो पॉइंट है ना, डिफरेंशिएशन जो है नॉर्मल कैटलिस्ट से, वो ये है, ये पता होना चाहिए। बोलो कोई डाउट है क्या? No, sir. नाउ एक्शन ऑफ एंजाइम के लिए दो मॉडल होते हैं, एक तो लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल, है ना। बहुत ऐसे इनके ये बहुत इजी है, बस दिखने में लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बस लॉक एंड की तरह है। जैसे मान लो एक लॉक को खोलने के लिए एक ही की अवेलेबल होती है, एक ही टाइप की, तो वैसे ही इसमें ही है। अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल, एवरी लॉक एक्टिव साइट, एक बार एक्टिव साइट बन गया तो हैज अ पर्टिकुलर शेप, उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। देखो अब इस शेप वाला जो एंजाइम है ना, वो ही इसके साथ बाइंड कर सकता है। सबस्ट्रेट जो है उसमें एक एक्टिव साइट होती है जिसका पर्टिकुलर शेप होता है, तो ऐसा एंजाइम जिसका शेप उसी की तरीके से होता है वो ही यहाँ पे फिट हो सकता है और हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिट होने के बाद वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो देखो पूछ लो। इसे रिएक्शन फॉर्मेट में भी बताया गया है, फिर भी किसी को अभी डाउट हो तो पूछ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। इंपॉर्टेंट एज इन पता होना चाहिए इसके सर बारे एक बार वापस समझें। में। हाँ यहाँ पे तुम्हारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का जो एक्टिव साइट है वो ये वाला है। अब ये जो है ये तरीके से तुम्हारा लॉक है, लॉक का एक पर्टिकुलर की जो है वो जिस एंजाइम के पास होगा वो ही इसमें क्या होगा, फिट आएगा। तो जब ये उसके में फिट हो जाता है सबस्ट्रेट और एंजाइम, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एक तरीके से इंटरमीडिएट बन गया है। उसके बाद वो हट जाता है और हमारे प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट कर देता है। इसे कहते हैं लॉक एंड की मेथड। सर ये सबस्ट्रेट क्या था?
सबस्ट्रेट तुम्हारा रिएक्टेंट, ओके तुम्हारा सर। रिएक्टेंट होता है ना। बोलो और किसी को कोई डाउट है क्या? सर जब वो लॉक हो गया तो उसको E माइनस एस को लिख दिया। माइनस थोड़ी लिखा है यार, अच्छा माइनस नहीं है, वो डैश है। ओके सर। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। According to this model, a substrate induces the active site to adopt a perfect fit rather than a rigidly shaped lock and key. तो क्या था कि ये थोड़ा सा रिजिड है कि भाई ऐसा ही शेप आएगा, बट इंड्यूस फिट में क्या है, थोड़ा मोड़ा चेंज भी होगा ना तो भी चलेगा, एक तरीके से वैसा वाला है। जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्लाइटली चेंज द शेप व्हेन अ सबस्ट्रेट लैंड्स एट द एक्टिव साइट, थोड़ा बहुत शेप वो चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो ऐसा वाला हमें चाहिए फिट, बट मेरा जो एंजाइम है ना वो बेसिकली कैसा है, वो ऐसा है मान लो, तो ये क्या करेगा, ये अपना शेप जो है वो चेंज कर लेगा इसके अकॉर्डिंग ऐसे। इसे बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। समझ में आया? बहुत सिंपल है दोनों, ज्यादा कुछ खास नहीं है इनमें, बस पता होना चाहिए किस तरीके से क्या होता है। बोलो कोई डाउट है क्या? नो ये हमने पढ़ लिया है ना एनसीईआरटी। हमारा कैटलिसिस खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल था कैटलिसिस। इस तीनों पार्ट में कैटलिसिस जो है वो सबसे ज्यादा सिंपल है, एब्जॉर्प्शन भी सिंपल ही है, उसमें ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन तो वो जो क्वेश्चंस बताए ना उसको बस घुमा फिरा के ही पूछते हैं। जेई में आए हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में करवाया था मैं, और क्वेश्चन फ्रेडलिक से आ सकता है, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आएगा ना तो वो इजी रहेगा कंपैरेटिवली। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना वो तुम्हें प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट आता है कॉलॉइड। अच्छा कॉलॉइड जो है वो बेसिकली, कॉलॉइड से पहले हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। तो जैसे तुमने क्या नाम है, वाटर प्लस सॉल्ट मिला है, तो क्या होगा मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल हैपन? सर कुछ डिजॉल्व हो जाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। यस सर। यस सर। तो क्या तुम सॉल्ट को देख सकते हो नो आफ्टर सर। मिक्सिंग? नो सर नहीं देख नहीं। सकते, नो सर। नो। क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, कैन नॉट सी दैट। ये है वाटर प्लस मिल्क, मिल्क ही लिख सकते हैं वैसे तो, वाटर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मिल्क इटसेल्फ इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो मिल्क में थोड़ा बहुत वाटर होता है, राइट? यस सर। तो क्या तुम उस वाटर को देख सकते हो? नो सर। क्योंकि उस नहीं सर पार्टिकल नहीं। का साइज भी छोटा है, 10 एंगस्ट्रॉम। सस्पेंशन जो है वो है सैंड प्लस वाटर। क्या तुम सैंड को देख सकते हो? यस। यस सर। है ना, यस यस यस। क्योंकि सर। उसका साइज बड़ा है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज।
if the particle size in between 10 angstrom to 10,000 angstrom, तो उसको हम क्या बोलेंगे, that is colloidal solution. बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बस यही लिखा हुआ है, नैनोमीटर में है, बात तो एक ही है। अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन नॉट विजिबल, कोलोइड विजिबल हो जाते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, ये विजिबल बाय आईज होते हैं। सस्पेंशन, सेपरेशन, ट्रू सॉल्यूशन को हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते। तुम क्या नाम है, पानी प्लस नमक का जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर करोगे तो नहीं हो पाएगा। कोलोइड भी नहीं हो पाएगा, सस्पेंशन वाला हो जाएगा। मेम्ब्रेन के थ्रू करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? पार्टिकल साइज के बेसिस पे। तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बहुत छोटा है जो फिल्टर और मेम्ब्रेन से भी सेपरेट नहीं होता है, बट कोलोइडल पार्टिकल मेम्ब्रेन से हो जाता है, फिल्टर से नहीं होता है, सस्पेंशन दोनों से हो जाता है। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है सेटलिंग। ट्रू सॉल्यूशन सेटल नहीं होता है। कोलोइडल जो है वो सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज पता है? यस सर, वो घुमा Yes, घुमा sir. के वो घुमा तो घुमा टेस्ट बुक में के टेस्ट को घुमाते हैं, टेस्ट बुक से टेस्ट ट्यूब को, तो वो उसको क्या करता है, रोटेट करता है बेसिकली राउंड वे में, तो फिर वो सेटल हो जाएगा। ये सेटल हो जाता है। नेचर इसका होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। आराम से पता लग रहा है कि पहले वाला होमोजीनियस है, बाकी हेट्रोजीनियस। अपीयरेंस क्लियर अपीयरेंस होता है, जनरली क्लियर होता है। इसका ओपेक होता है, क्लियर नहीं होता। मतलब एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। Yes, sir. Yes, sir. कोलोइडल सॉल्यूशन को हम सोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल भी बोलते हैं, ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म में। कोलोइड्स क्या होते हैं? कोलोइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन व्हिच वन सब्सटेंस is dispersed phase is very fine particles. So the dispersed phase is also called as solute. In other terms, is very fine particles. The particles which are getting mixed, they are called dispersed phase. और जिसमें हम उनको मिक्स कर रहे हैं, जैसे पानी तुम्हारा क्या हो गया? डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और तुम्हारा सॉल्ट क्या हो गया? डिस्पर्स्ड फेज हो गया। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Yes, sir. डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज जो है, यहाँ पे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सॉलिड, सॉलिड, जब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो डिस्पर्जन मीडियम जिस तरीके का है उसी तरीके से आता है बेसिकली, जैसे सॉलिड सोल हो गया। सॉलिड बहुत ज्यादा सॉलिड, और उसमें हमने कुछ पार्टिकल सॉलिड मिलाया है, जैसे जेमस्टोन्स, रूबी होते हैं, ये सॉलिड्स का मिक्सचर होता है। लिक्विड के अंदर तुम सॉलिड मिला रहे हो, जैसे पेंट्स है। पेंट्स में क्या होता है? लिक्विड बहुत ज्यादा होता है, सॉलिड कम होता है, इसको हम सोल बोलते हैं।
गैस जो है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे स्मोक है, एयर बहुत सारी है और उसमें स्मोक के पार्टिकल्स हैं थोड़े थोड़े ऐसे। तो गैस बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट का काम कर रही है एक तरीके से, और उसमें सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको हम बोलते हैं एरोसोल। ये ध्यान रखना, एरोसोल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है सॉलिड, तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम है, मतलब सॉलिड बहुत ज्यादा है, लिक्विड बहुत कम है। जैसे तुम्हारा चीज है, जेलीज है, इसमें सॉलिड ज्यादा रहता है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेमाई सॉलिड भी बोलते हैं, याद हो तो चीज जो है ना उसमें सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है, जेल की तरह रहते हैं। लिक्विड लिक्विड इनको हम इमल्शन बोलते हैं, जैसे मिल्क है, हेयर क्रीम है, तो इसमें लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर रहता है। गैस में गैस बहुत ज्यादा है, लिक्विड बहुत कम है, तो जैसे तुम्हारा फॉग हो गया। फॉग जो है, फॉग में क्या है, एयर में लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, तो उसको हम फॉग और क्लाउड बोलते हैं, तो वो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है सॉलिड बहुत ज्यादा है, गैस बहुत कम है, जैसे प्यूमाई स्टोन है, सॉलिड फॉर्म जो होता है, तो पूरा सॉलिड रहेगा वो, बट उसमें छोटा छोटा स्पेस रहेगा जिसमें गैस रहेगी सस्पेंडेड। फॉर्म तो से तुम्हें स्पंज समझ टाइप में का आ रहेगा। हाँ, स्पंज टाइप का रहेगा। लिक्विड बहुत ज्यादा है और उसमें गैस बहुत थोड़ी है, तो जैसे फोम हो गया तुम्हारा, सॉलिड फॉर्म नहीं, नॉर्मल फॉर्म। सोप, सोप जैसे रहती है, व्हिप्ड क्रीम जैसे है तुम्हारे, तो उसमें लिक्विड के अंदर छोटे से गैस पार्टिकल्स हैं बेसिकली। सर इसमें एग्जांपल बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं? आ सकते हैं, जेई मेन में आ सकते हैं, जेई एडवांस में नहीं आएंगे। जेई मेन से पूछे भी गए हैं, कि जैसे पूछ लिया कि फॉग जो है वो फॉग का डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज क्या है ना, तो ये पता होना चाहिए। और सिंपल है, एक दो बार पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड है ना, और इतना तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आ गया है सॉलिड लिक्विड के बारे में। तो दो तीन बार तुम पढ़ोगे, एक दो चीजों में कंफ्यूजन का भी हो सकता है, बाकी उनको दो तीन बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ये तो कुछ ऐसा खास है नहीं, ये आराम से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैस गैस कोलोइडल सिस्टम इज नॉट एग्जिस्ट, does not exist as gases are miscible, as gases are miscible। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जैसे डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस में, अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो हम उसे एक्वासोल बोलते हैं, अल्कोहल होता है तो अल्कोसोल बोलते हैं, बेंजीन होता है तो बेंजोसोल बोलते हैं, और एयर होता है तो एरोसोल बोलते हैं। डिस्पर्जन मीडियम पे डिपेंडेंट होता है सोल का क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना इस बात का। अब आता है ये कैटेगराइजेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसके इंटरैक्शन के बेसिस पे, ध्यान रखना इस बात का। तो इसमें है पहला आता है लायोफिलिक कोलोइड, और इसे इंट्रांसिक भी बोलते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक।
फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग। फोबिक का मतलब हीटिंग, ये हमने पहले से ही पता है। लायोफिलिक क्या होता है? colloidal solution in which particles of dispersed phase have great affinity for dispersion medium। तो तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। whenever mixed they readily turn into colloidal state, for example protein, starch, rubber, glue। Strong affinity between dispersion medium and dispersed phase, also called intrinsic colloid, easy to prepare। If dispersion phase and dispersion medium have been separated, let by evaporation, so it can be reformed। That's why they are called reversible sol। ध्यान रखना, रिवर्सिबल सोल बोलते हैं क्योंकि इनको हम वापस से रिफॉर्म कर सकते हैं। ये ध्यान रखना इस बात का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है तो बोलो। लायोफिलिक, नो सर। कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट लायोफोबिक, एक्सट्राइंसिक बोलते हैं। लायोफोबिक का मतलब है एफिनिटी है ही नहीं। colloidal solution in which particles of dp dispersed phase have no affinity towards dispersion medium, these substances do not pass into colloidal state readily। बहुत जल्दी से नहीं बनता, मुश्किल से बनता है। तो इसके बनाने के अलग से मेथड है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब इनको बनाना मुश्किल है तो इसके लिए अलग मेथड है। जैसे तुम्हारा Ag हो गया, Au हो गया, LH होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस। They are less stable and irreversible in nature। एक बार बन गए तो वापस से नहीं तुम उसे कर सकते। When dispersion medium is water, these are known as hydrophobic colloids। देख लो, कोई डाउट हो तो बोलो। बी। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन है। जैसे लायोफिलिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये प्रिपेयर डायरेक्टली मिक्सिंग से हो जाते हैं। ये डायरेक्टली मिक्स करके नहीं बनते हैं, इनके लिए स्पेशल मेथड्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। ये स्टेबल, नॉट इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। हाईली हाइड्रेटेड होते हैं, नॉट मच हाइड्रेटेड। सोल्स आर जनरली फाउंड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सोल्स आर फाउंड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दोनों में डिफरेंस ये होता है। विस्कोसिटी जो है हायर देन मीडियम रहती है, मीडियम से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट सेम एज मीडियम रहती है। सरफेस टेंशन कम रहती है इसमें, इसमें सेम रहती है डिस्पर्जन मीडियम के कंपैरिजन में। क्योंकि पहले जैसे तुम्हारा सॉल्वेंट था, अब तुमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो कुछ चेंजेस आएंगे ना, तो उसके बारे में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब देखो ये जो दो पॉइंट हैं, अब ये दो पॉइंट याद होने चाहिए, जेई में पूछ सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता है, पहले वाले तो पॉइंट्स पता होंगे, ये तो क्या है जनरली याद ही रहते हैं। अब ये जो है थोड़ा डिफर कर रहा है ना, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे लायोफिलिक में कोई चार्ज नहीं होता और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नीचे। बोलो कोई डाउट है? नो। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल्स। तो पार्टिकल पे चार्ज अगर पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव सोल, नेगेटिव है तो नेगेटिव सोल। जैसे मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स जो हैं उनको पॉजिटिव सोल की कैटेगरी में आते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ध्यान रखना इनका, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल सोल नेगेटिव में आते हैं, सल्फाइड सोल नेगेटिव में आते हैं, नेचुरल सोल ब्लड, क्ले, चारकोल नेगेटिव में आते हैं। ध्यान रखना इस बात का, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है पूछने का। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये चार्ज कैसे आता है, क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी केवल याद कर लो। इस चैप्टर में नीचे में आएगा पॉजिटिव कैसे आता है, नेगेटिव कैसे आता है। बोलो कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि आगे वाला पार्ट जो है वो एक साथ आएगा, जिसमें आराम से 20 मिनट्स तो लग जाएंगे। माइसेल फॉर्मेशन है उसमें, फिर मेथड्स हैं, फिर प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज के बारे में है। ये वाले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो खैर इजी है, आगे कुछ नहीं है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी टेस्ट मत देना है ना कल, अभी कल के टेस्ट में ध्यान रखना, जो नहीं पढ़ा है ना वो बहुत ज्यादा आने वाला है। तो टेस्ट अभी मत देना, टेस्ट थर्सडे को देते, सर थर्सडे या परसों से ही फ्राइडे। शुरू हो रहा है। हाँ तो परसों हम खत्म कर देंगे ना इसको, कितना ही बचा है। अभी याद रखना जो पार्ट बचा हुआ है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।